तो अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मुद्दा है डिज़ाइन ऑफ पेवमेंट थिकनेस। तो डिज़ाइन ऑफ पेवमेंट थिकनेस। तो इसके हमारे कितने मेथड्स हैं? इसमें बेसिकली हम लोग को 5 मेथड पढ़ना है। ओके, 5 मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ग्रुप इंडेक्स मेथड, जिसको जीआई मेथड बोलते हैं। उसके बाद आपका सीबीआर मेथड। उसके बाद है आपका आईआरसी मेथड। उसके बाद है आपका ट्राइएक्सियल मेथड। और लास्ट है बर्मिस्टर मेथड। बर्मिस्टर मेथड। तो अब तो बेसिकली हमको बस सिर्फ ये आईआरसी मेथड है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी उतने गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी भी है, थोड़े थोड़े देख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आईआरसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रुप इंडेक्स मेथड से। सबसे पहला है ग्रुप इंडेक्स मेथड। इसको हम लोग डिटेल वे में सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। सॉइल में भी है ये, इसमें कुछ कुछ सॉइल का टर्म यूज होते हैं, वो अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको पढ़ना उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसमें बेसिकली हमारा एक क्या होता है, हम एक जीआई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट पैरामीटर के थ्रू हम लोग जीआई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है 0 से 20 के बीच। ओके, तो ये इस जीआई वैल्यू को सबसे बेस्ट माना जाता है 0 को, और इसको सबसे वर्स्ट माना जाता है। ओके, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि थिकनेस ऑफ पेवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीआई वैल्यू। थिकनेस ऑफ पेवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीआई वैल्यू। जीआई वैल्यू ज़्यादा है मतलब आपका सबग्रेड है। तो ये ग्रुप इंडेक्स बेसिकली हम लोग सबग्रेड का निकालते हैं। सबग्रेड जो सबसे नीचे होता है हमारा, उसके ऊपर हमारा जितना भी लेयर होता है, तो ये हम लोग सबग्रेड का निकालते हैं। तो सब जितना जीआई वैल्यू जितना ज़्यादा है उतना गंदा हमारा सबग्रेड है, उतना ज़्यादा हमें थिकनेस ऑफ पेवमेंट चाहिए होगा। ओके, तो जीआई वैल्यू ज़्यादा तो थिकनेस ऑफ पेवमेंट भी ज़्यादा, मतलब जीआई वैल्यू ज़्यादा है तो थिकनेस ऑफ पेवमेंट भी हमें मोटा चाहिए होगा। ओके, तो ये था हमारा ग्रुप इंडेक्स मेथड। इसको हम लोग डिटेल में सॉइल में पढ़ेंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सीबीआर मेथड की तरफ। दूसरा है सीबीआर मेथड। सीबीआर का फुल फॉर्म होता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। ओके, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसको समझते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है? इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह का होता है। तो ये रहा हमारा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग सीबीआर टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये आपका एक प्लंजर टाइप का दिख रहा होगा आपको।
ओके, तो ये मैकेनिकल अरेंजमेंट है जिसके थ्रू लोड लगाया जाता है, और इस वेसल में हमारा सबग्रेड होता है बेसिक। ओके, तो इस एरिया में सबग्रेड होता है, बेसिकली मिट्टी होता है, और यहाँ से हम लोग पुश करते हैं इसके थ्रू। ओके, पुश करने का रेट क्या रहता है, दबाने का रेट क्या रहता है, 1.5 mm पर मिनट। ये कब तक करते हैं, अप टू 10 मिनट तक करते हैं। मतलब करीब हम लोग 12.5 mm तक दबा देते हैं। 12.5 mm मतलब 1.25। ओके, 1.25 सेंटीमीटर, लगभग 1.25 सेंटीमीटर हम लोग इसे दबा देते हैं। उसके बाद हम लोग एक कर्व ड्रॉ करते हैं। कर्व ड्रॉ करते हैं किसके किसके बीच, इधर हमारा पेनेट्रेशन रहता है जितना हमारा दबा, और इधर हमारा रहता है जितना लोड लगा। ओके, जितना लोड लगा, तो ये ग्राफ आइडियली ऐसा आता है। ओके, तो सपोज ये हो गया हमारा 5 mm, और ये हो गया 2.5 mm। इस तो 5 mm का पेनेट्रेशन के लिए जितना हम लोगों को लोड लगा वो कहलाता है P5, और 2.5 के लिए जितना हमें लोड लगा वो कहलाता है P2.5। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं पेनेट्रेशन 5 mm पे कितना लोड है, जिसको P5 हम लोग लिख देते हैं। उसका 2.5 mm पे कितना हमारा लोड है, तो वो 2.5 लिख देते हैं, P2.5 हम लोग लिख देते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं बेसिकली CBR वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, CBR वैल्यू इज इक्वल टू मैक्स ऑफ क्या, तो 2P2.5 बाय 1360 kg, और 1370 kg इंटू 100, इससे कोई वैल्यू आएगा आपका, और P52055 kg से भी आपका कोई वैल्यू आएगा। इन दोनों में जो मैक्स होगा वो CBR वैल्यू कहलाएगा। ओके, तो जनरली हमारा क्या होता है, P2.5 जो है वो मतलब जो CBR 2.5 आता है हमारा वो बड़ा आता है। ओके, तो जनरली CBR जो ये जो वैल्यू आता है वो इससे बड़ा होता है, CBR 2.5 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये अच्छा बात है। अगर नहीं आता है तो हम लोग इस टेस्ट को दोबारा करते हैं। ओके, शायद कोई मिस्टेक हो गया होगा, और फिर दोबारा करने पे भी अगर 5 आपका ज़्यादा आ रहा है, CBR 5 अगर 2.5 से ज़्यादा आ रहा है तो CBR 5 को ही लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा कर्व कुछ ऐसा बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारा कर्व जो है वो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। शुरुआत में थोड़ा सा कॉन्केविटी आ जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया, कॉन्केविटी। ओके, तो कॉन्केविटी का रीज़न क्या होता है, तो रीज़न फॉर इनिशियल कॉन्केविटी, तो सबसे पहला तो रीज़न होता है इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन। इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन,
और दूसरा रीजन होता है टॉप सरफेस ऑफ सॉइल एंड बॉटम ऑफ प्लंजर में नॉट बी ट्रूली हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहला है इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉइल डाला, ओके, इसको पहले हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं अच्छे तरह से। ओके, तो अगर ये इनिशियल कॉन्केविटी आपका आ रहा है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्रीन वाला, तो उस केस में हो सकता है ये अच्छा सा कॉम्पैक्ट करके नहीं डाला गया हो। ओके, अच्छा से कॉम्पैक्ट करे बिना हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए हो सकते हैं, कर दिए हैं, तो ये हो सकता है पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या होगा? दूसरा रीज़न है टॉप सरफेस ऑफ सॉइल एंड बॉटम सरफेस ऑफ प्लंजर में नॉट बी हॉरिजॉन्टल। तो सपोज ये हमारा वो बॉक्स है, यहाँ तक हमारा सॉइल भरा हुआ है और ये रहा प्लंजर। तो एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और ये भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होगा नहीं, ये थोड़ा टेढ़ा होगा और ये भी थोड़ा टेढ़ा होगा। तो उस केस में हमारा इनिशियल कॉन्केविटी आ जाता है। ओके, तो रीजन क्या हुआ? सरफेस ऑफ सॉइल एंड बॉटम ऑफ प्लंजर आर नॉट हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया आपका इनिशियल कॉन्केविटी होने का रीजन। ओके, तो अब है, अब बहुत बार क्या होता है, हमारे को क्या करता है प्रॉब्लम में, P 2.5 की जगह हमें प्रेशर 2.5 दे देता है। ओके, लोड 2.5 की जगह प्रेशर 2.5 दे देता है और लोड 5 की जगह प्रेशर 5 दे देता है। ओके, ये प्रेशर का वैल्यू देता है। उस केस में हम लोग सीवीआर कैसे निकालेंगे? ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्लंजर होता है वो जनरली 5 सेंटीमीटर डाया होता है उसका। ओके, तो सपोज ये है हमारा 1370 kg। इसको प्रेशर में हम लोग कैसे बदलेंगे? तो P स्टैंडर्ड 2.5 को कैसे बदलेंगे? 1370 बाय 5/4 इंटू 5 स्क्वायर। इसको आप लोग करोगे तो आएगा आपका 69.77, जो कि 70 के बराबर हम लोग ले लेते हैं, 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद P स्टैंडर्ड 5 क्या हो गया? P स्टैंडर्ड क्या हो गया? P स्टैंडर्ड 2055 बाय, उसी तरह यहाँ पे जो है वैल्यू वो यहाँ पे पुट करने पे हमारा 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस केस में हमारा सीवीआर कैसे निकलेगा? तो सीवीआर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ P 2.5 बाय P स्टैंडर्ड क्या है? 70 है। उसके बाद P5 है 105। ओके, तो ऐसे हमारा इससे भी हमारा सीवीआर आ जाएगा। बस ये प्रेशर में 70 और 105 लेंगे। और 105 लेंगे प्रेशर का जब भी जिक्र होगा सीवीआर वैल्यू में, और अगर लोड का जिक्र है तो 1370 और 2055 लेंगे। ओके, ये है 2055। बेसिकली ये सब है क्या? ये है आपका स्टैंडर्ड लोड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एग्रीगेट। ओके, ये स्टैंडर्ड एग्रीगेट का वैल्यू है। ओके, तो ये हो गया हमारा सीवीआर। उसके बाद क्या करते हैं, ये तो सीवीआर पहला स्टेप हो गया सीवीआर वैल्यू निकालने का। अब इससे थिकनेस इससे हम लोग थिकनेस भी निकालते हैं।
ओके, तो थिकनेस अबव टेस्ट लेयर, थिकनेस अबव टेस्ट लेयर, ये सपोज टेस्ट लेयर है जो कि सबग्रेड है, इस पे हम लोग टेस्ट किए, यहाँ से मिट्टी वगैरह निकाल के हम लोग टेस्ट किए। ओके, तो इसके ऊपर कितना मोटा हम लोगों को चाहिए उसका फॉर्मूला है थिकनेस अबव टेस्ट ग्रेड। इस ये थिकनेस का जो कि है टीपी, तो टीपी का फॉर्मूला है रूट अंडर 1.75 पी बाय CBR इन परसेंटेज माइनस ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर लिखो या फिर ए स्क्वायर लिखो, या फिर आप लोग इसके जगह लिख सकते हो पी बाय पाई स्मॉल पी, तो ये लिख सकते हो आप लोग। ओके, तो कैपिटल पी क्या है, कैपिटल पी ये आपका व्हील लोड है, व्हील लोड जो कि केजी में है। CBR इन परसेंटेज क्या है, हमारा CBR वैल्यू जो भी है टेस्ट लेयर आया वो CBR वैल्यू हो गया। स्मॉल पी क्या हो गया, ये जो हमारा स्मॉल पी है ये क्या हुआ, ये हो गया टायर प्रेशर या फिर कॉन्टैक्ट प्रेशर। ओके, ये भी और ये केजी में होगा, ये लोड है ना, तो ये केजी में होगा। उसके बाद है ए, कैपिटल ए, इसको हम लोग ए बाय पाई भी लिख सकते हैं, ए बाय पाई भी लिख सकते हैं, या तो ए स्क्वायर लिखिए नहीं तो पी बाय पाई पी लिखिए, नहीं तो ए बाय पाई लिखिए। ओके, उसके बाद ए क्या हो गया हमारा कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत कम चांसेस है ऐसे फॉर्मूला पे क्वेश्चन देने का, लेकिन सपोज टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाता है तो आप लोग सॉल्व कर लेना। ओके, टेस्ट सीरीज में सॉल्व होने से क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, इसलिए पार्ट ज़रूरी है, लेकिन गेट में बहुत कम चांसेस है ये सब फॉर्मूले पे आपको देने पे। गेट में आपको बेसिकली एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, ना कि फॉर्मूला याद रखने का कैपेसिटी। एक दो क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मूला पुटिंग वाला, लेकिन जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आता है, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, ये फॉर्मूला है बस। ओके, तो अब हम लोग CBR निकालने के ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं, तो ये है, तो CBR इज इक्वल टू मैक्स ऑफ P 2.5 बाय 1370, और ये आपका केजी में दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे 1370 लिया। यहाँ पे सपोज आपका यहाँ पे प्रेशर दिया रहता केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यहाँ 70 लिखते हैं और यहाँ 105, लेकिन अभी P5 बाय 2055 लिख रहे हैं, इंटू 100 ये हो गया 60 बाय, तो ये सॉल्व करने पे आपको कितना आएगा आंसर, ये आएगा, और इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा 82 बाय 2055 इंटू 100, तो ये आपका 3.99। तो इन दोनों में आपको मैक्स कौन दिख रहा है, ये मैक्स ये है 4.379%, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका CBR वैल्यू हो गया इन परसेंटेज। ओके, उसका थिकनेस कैसे निकालते हैं,
थिकनेस निकालते हैं। यहाँ पे थिकनेस नहीं निकालना है, बस सीवीआर वैल्यू पूछा है। ज़्यादा से ज़्यादा गेट में बस यही आ सकता है, सीवीआर वैल्यू फाइंड करने, थिकनेस नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग, क्योंकि बाकी सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बाकी सबके मेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, ये याद कर लेना आप लोग। तो अब नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। टोटल हमें 5 मेथड्स पढ़ना है, हम लोगों ने 2 पढ़ लिया है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, 5 में से सिर्फ एक हम लोग डीपली पढ़ेंगे, बाकी सबको ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाएंगे। तो ये हम लोगों का है IRC मेथड थर्ड, IRC मेथड, इंडियन रोड कांग्रेस मेथड। ओके, तो इस IRC कोड के हिसाब से थिकनेस ऑफ पेमेंट डिपेंड अपॉन, तो थिकनेस ऑफ पेमेंट डिपेंड अपॉन तो थिकनेस ऑफ पेमेंट किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो सबसे पहला वैल्यू सीवीआर वैल्यू ऑफ सॉइल सबग्रेड, सीवीआर वैल्यू ऑफ सबग्रेड पहला इस पे डिपेंड करता है हमारा। दूसरा क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटेशन, तो क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटेशन। ओके, तो स्टैंडर्ड एक्सल हम लोगों ने पढ़ा था, उसका क्यूमुलेटिव नंबर, उसका टोटल नंबर, ठीक है, और सीवीआर वैल्यू, इन दोनों पर थिकनेस हमारा डिपेंड करता है। ओके, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, NS। ओके, और इसको डिपेंड करते हैं, मतलब इसको डिनोट करते हैं सीवीआर से। तो सीवीआर कैसे निकाला जाता है वो तो आपने पीछे देख लिया। अब NS हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ से आपका गेट का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट चालू हो जाता है। न्यूमेरिकल का अभी हम लोग थ्योरी पोर्शन देखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो NS क्या होता है? क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटेशन। तो सबसे पहले NS का फॉर्मूला देखते हैं। NS इज इक्वल टू 365 इंटू 1 प्लस R पावर N माइनस 1 बाय R इंटू A इंटू D इंटू F इंटू LSF। ओके, LSF फैक्टर में, और NS जो है इसका यूनिट आपका CSA होता है, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल। ओके, तो अभी टर्म्स देखते हैं। बहुत बड़ा फॉर्मूला है लेकिन काफ़ी मज़ेदार फॉर्मूला है। तो क्या है फॉर्मूला? 365 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R का पावर N माइनस 1 इंटू ADF बाय LS इंटू LSF बाय R। अब देखते हैं बारी बारी से। तो CSA क्या है? क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल, CSA हुआ। ओके, तो या इसका 2 यूनिट होता है CSA, नहीं तो MSA हुआ मिलियन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल। ओके, इसका 2 यूनिट हुआ, पहला तो CSA और दूसरा MSA होता है। MSA इक्वल टू 10 पावर 6 इंटू CSA। ओके, CSA अगर बहुत बड़ा आ जाए तो उसके बाद हम लोग MSA में रिप्रेजेंट करने लगते हैं, CSA को 10 पावर 6 से डिवाइड करके। ओके,
दो यूनिट हो गए सी एस ए एम एस ए। अब देखते हैं ए क्या है हमारा। ए, ये जो ए है वो क्या है, तो ए हुआ हमारा इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ completion of construction in terms of commercial vehicle per day। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रैफिक एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का। ओके, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन के ख़त्म होते तक हमारा क्या ट्रैफिक है। ओके, पहले का ट्रैफिक नहीं, ये हमेशा हमें लोगों को ध्यान देना है। कौन सा ट्रैफिक, जब रोड का कंस्ट्रक्शन जस्ट एंड हुआ है उस समय का ट्रैफिक को हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, कंस्ट्रक्शन जब एंड हुआ है, जस्ट एंड हुआ है, उस समय का जो भी ट्रैफिक है वो लिखते हैं ए। अगर पहले का दिया हुआ तो उसको फिर कैलकुलेट करते हैं। ओके, वो देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर आर क्या हुआ, आर हुआ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक है। उसके बाद है हमारा एन, एन क्या है, डिजाइन लाइफ ऑफ रोड, डिजाइन लाइफ ऑफ रोड। डी क्या है, डी है हमारा लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये सब हम लोग बारी बारी से देखेंगे क्या होता है। उसके बाद है एफ क्या है, व्हीकल डैमेज फैक्टर, व्हीकल डैमेज फैक्टर, तो वी डी एफ हो गया। उसके बाद है एल एस एफ, लोड सेफ्टी फैक्टर, लोड सेफ्टी फैक्टर। ओके, तो ये टर्म्स हो गए जिनको हम लोग देखेंगे। ये तो हम लोग जानते हैं। आर क्या होता है, रेट ऑफ, ओके, ये हम लोग जानते हैं क्या होता है। ये हम लोग जानते हैं डिज़ाइन पीरियड ऑफ रोड, जितने पीरियड के लिए रोड डिज़ाइन हो रहा है वो। बाकी ये चारों टर्म को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग ए से। ए, ओके, ए हो गया ट्रैफिक एट टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रोड। ओके, ए आपका ये हो गया। ओके, इन टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। ओके, अब सबसे पहले जानने वाला बात ये है कि कॉमर्शियल व्हीकल बोलते हैं किसको। तो वेट, वेट अगर 3 टन या 3 टन से ज़्यादा है उस केस में वो व्हीकल कमर्शियल व्हीकल कहलाता है। ओके, तो जब वेट 3 टन या 3 टन से ज़्यादा हो तो वो कमर्शियल व्हीकल कहलाता है। उसके बाद ए को फाइंड कैसे करते हैं, ए को फाइंड करने का फॉर्मूला है P इंटू 1+R(n). तो बेसिकली ये कुछ नहीं, ये हम लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं। P हमारा है प्रेजेंट
ट्रैफिक, ओके, प्रेजेंट ट्रैफिक। उसके बाद यहाँ इसको x लिख लेते हैं, x, ओके, x है हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, जितने समय में हमारा रोड बन के तैयार हुआ प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ओके। और आपका ए क्या हो गया, ए हो गया, मतलब ए हो गया आपका ट्रैफिक एट टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब पी हो गया पहले का। यहाँ हम लोग प्रेजेंट ट्रैफिक लिख रहे हैं, मतलब सपोज 2010 में हमारा रोड बनना स्टार्ट हुआ, ओके, ये 2020 तक रोड ही बनते रह गया, तो x क्या हो गया, x हमारा हो गया 10 ईयर, p हमारा यहाँ पे यहाँ का हो गया, ओके, और a हमारा यहाँ का नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल लिख देते हैं, इनिशियल ज़्यादा सही वर्ड होगा, इनिशियल ट्रैफिक प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ए हो गया प्रोजेक्ट आफ्टर एक्स ईयर, ओके, और आर हो गया रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, ओके, आर पहले जैसा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक हो गया, ठीक है। उसके बाद है जो हम लोग ए लेते हैं वो होता है सम ऑफ, तो ए इज बेसिकली सम ऑफ बोथ वे ट्रैफिक ये कौन से केस में, जब सिंगल कैरेज वे हो, सिंगल कैरेज वे हो, और ये सम ऑफ लेंस ऑफ वन डायरेक्शन ओनली, ये आपका डुअल कैरेजवे में, डुअल कैरेजवे के केस में, ओके। तो अब देखते हैं सिंगल कैरेजवे और डबल कैरेजवे क्या होता है। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कितना लेन हो गया, 1 2 3, ओके, तो ये आपका हो गया 3 लेन सिंगल कैरेजवे, 3 लेन सिंगल कैरेजवे, ओके। और ये हो गया आपका 3 लेन डुअल कैरेजवे, ओके, 1 2 3। जब डुअल हो जाता है तो हम लोग, जब डुअल कैरेजवे हम लोग लिखने लगते हैं तो बस हम लोग एक साइड का लेन गिनते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका 3 लेन डुअल कैरेजवे, ओके, कैरेजवे। तो ये बेसिकली कैरेजवे किसे बोला जाता है, सिंगल पार्ट को, ये एक कैरेजवे, ये 2 कैरेजवे, बीच में अगर डिवाइडर है, यहाँ पे कोई डिवाइडर नहीं इसलिए पूरा एक कैरेजवे, ये पूरा हमारा एक कैरेजवे, यहाँ पे एक कैरेजवे ये हुआ और दूसरा कैरेजवे हमारा ये हुआ, ओके। तो ये बेसिकली मतलब हो गया कैरेजवे का। अब वापस से चलते हैं हम, तो क्या हो गया, ए का वैल्यू जब सिंगल कैरेजवे हो, जब ए का वैल्यू जब सिंगल कैरेजवे हो तो ए का वैल्यू इन सब का सम हो जाता है, ओके, जो आ रहा है या जा रहा है, ओके। सपोज ये 2 लेन से इधर जा रहा है, इधर 1 लेन इधर आ रहा है, तो इन सब का सम हो जाता है ए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बस एक साइड का हम लोग लेते हैं ए,
ए क्या हो जाता है इसमें, सिंगल साइड का, या तो इधर का या तो इधर का जो भी सम हुआ वो हमारा ए का वैल्यू हो जाता है। ओके, तो वापस से हम लोग ए पे आते हैं। तो ए क्या है, ट्रैफिक एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रोड। ओके, और ए हमारा सम ऑफ बोथ वे ट्रैफिक होता है जब सिंगल कैरेज वे हो, और सम ऑफ ऑल द लेन ऑफ वन डायरेक्शन इन डुअल कैरेज वे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डी, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके,